डेथ वैली आखिरी किस्त नंबर 8। तमाशाइयों का जोश खरोश दुगना हो गया था। वादी के मुहावजों का कातिल अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करके अब सज़ा का मुंतज़िर था। मैंने साहिबान की तरफ देखा। मुझे हैदर की तलाश थी। आखिर वो बिल्कुल आखिर में उछलता हुआ नजर आ ही गया। इसकी खुशी देख कर मुझे अपनी जिस्मानी तकलीफ भूल गई। रेफरी सीढ़ी लगाकर अखाड़े में उतर आया। इसने नफरत अंगेज अंदाज में मोहन को टटोल कर देखा। क्या ये मर गया है? नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है। इसे मारने के लिए क्या तुम्हें कोई तेजधार आला दिया जाए या गन वगैरह चाहिए? नहीं, इनमें से कुछ नहीं, सिर्फ पेट्रोल का एक कैन और माचिस। रेफरी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरे अलावा भाम को सिर पर दबा दबा जोश नजर आने लगा। वादी के दीगर लोगों की मानित वो भी कातिल के लिए आसान मौत नहीं चाहता था। मोहन के करीब बैठकर मैंने इसकी नाक और मुंह बेअक़वत दबा दिया। मेरे हाथ खून में लुथड़ गए। इसकी हालत काबिल रहम थी, मगर इस पर रहम खाना हजारों लोगों के साथ जुल्म था। थोड़ी सी कोशिश से वो होश में आ गया। अपना इंजाम देखकर इसे बेहिस्सी और खामोशी ने घेर लिया। मौत की आहट पाकर इसकी भूरी आंखों में अजीब से बेगानगी ने डेरे डाल दिए थे। मैंने प्लास्टिक के कैन से इस पर पेट्रोल छिड़कते हुए कहा, जिंदा जलाकर मारना तेरा पसंदीदा तरीका है ना? देख, तो जिंदा ही जला रहा हूँ। अपने जलते गोश्त की सरांड आज खुद ही सूंघेगा। मोहन गैर इंसानी आवाज में बोला, मैं रहम की भीख नहीं मानूंगा। जो करना है कर। अच्छी बात है, तेरे जैसा दुश्मन मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने कैन रखा और देसला जलाकर इस पर उछाल दी। पल भर में नाजो और गुलनवाज समेत दर्जनों अफराद को जिंदा जलाकर मारने वाला आज खुद आग के गोले में तब्दील हो गया। कुछ देर वो जलने की तकलीफ बर्दाश्त करता रहा। जब अजियत बढ़ी तो वो चीखने और तड़पने लगा। तमाशाइयों पर मुकम्मल सुकूत तारी था। अपने प्यारों के कातिल की अजियत इनके जख्मों पर मरहम रखे रही थी। मैंने इसकी तरफ से रुख मोड़ लिया। इसके जलते गोश्त की सरांड मेरे हिस्से शामा तक पहुंच रही थी और यही काफी था। कुछ देर में मोहन जलकर कोयला हो गया। हैदर को मुझ तक रसाई दी गई। अखाड़े में उतरकर मुझसे लिपटकर रोने लगा। जहाँ खुशी के आंसू थे, वहाँ इनमें मोहन के अताब का निशाना बनने वालों का गम भी था। अपने रुखसारों पर नमी का एहसास हुआ तो मैंने छूकर देखा। मेरी आंखों से भी पानी बह रहा था। मुझे याद नहीं था कि इससे पहले मैं कब रोया था। हमें दोबारा लॉकअप में पहुंचा दिया गया। वादी के वासियों के लिए आज जश्न की रात थी। जनरल शुलाजी के जश्न विलादत की खुशी के साथ साथ वादी के मुहावजों का कातिल भी अपने इंजाम को पहुंचा दिया था। हर शख्स आज की रात नशे में डूबा हुआ था। जेल के मुहाफिज भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने भी शायद कहीं महफिल सजा रखी थी। मैं और हैदर बहुत देर तक बातें करते रहे थे। इससे पहले मैंने कई दर्दकश गोलियां फांकी थी। रात का आखिरी पहर था। हैदर सोने के लिए लेट गया। मेरी निगाहों से नींद अभी कोसों दूर थी। नाजो बुरी तरह याद आ रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई कॉरिडोर में दबे पांव चल रहा है। मैं उठकर सलाखों के करीब चला आया। अगले ही लम्हे मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मुझे ली नजर आई। इसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था और वो बड़ी पुरएतमाद नजर आ रही थी। एक राइफल भी इसके कंधे से झूल रही थी। उसने चाबियों के नंबर देकर ताला खोला तो मैंने कहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। ली बोली, अभी और भी हैरतें तुम्हारी मुंतजिर है, यहाँ से तो निकलो। हैदर भी उठ गया और हैरान नजरों से ली को देख रहा था। ली ने राइफल मेरी तरफ बढ़ाई। राइफल थामते मैंने कहा, जेल के मुहाफिजों का क्या किया है? वो इत्मीनान से बोली, हजारों लोगों ने आज एक ही जगह पकने वाला खाना खाया है। सब अंटा गफील हैं। रईस की कसर शराब ने पूरी कर दी। तुम बेफिक्र होकर आओ। हम बड़े इत्मीनान से जेल से बाहर आए। मुझे जहाँ भी कोई मुहाफिज नजर आया वो मदहोश पड़ा हुआ था। ऐसे एक मुहाफिज की राइफल हैदर ने संभाल ली। जेल के दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी देखकर मैं चौंका। ये शाही खानदान के इस्तेमाल की गाड़ी थी। ली के इशारे पर हम अकली नशीस पर बैठ गए। या मेहमान खाने की किचन का इंचार्ज वांग पहले से मौजूद था। उसकी चुंदी आंखें चमक रही थी। ली ने फ्रंट सीट संभाली थी। ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्सियत को देखकर मैं हैरत के समंदर में गोताजन हो गया। हैदर की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। वो शख्सियत स्याह स्कार्फ ओढ़े थी। हमारे सामने खातून अव्वल थी जिसका चेहरा सुता हुआ नजर आ रहा था। ली ने मुझे देखकर आंख दबाई। वो बड़ी मुतमईन और खुश नजर आ रही थी। एक खामोश सफर का आगाज हुआ जिसका इख्तिताम एक तारीकी में डूबी हुई एयरफील्ड पर हुआ, जिसके खारदार तार वाले दरवाजे पर पायलटों की मखसूस वर्दी में मलबूस एक नौजवान बड़ी बेचैनी से हमारा मुंतजिर था। गाड़ी से उतरकर हम एयरफील्ड में दाखिल हो गए और करीबी मौजूद एक रूसी हेलीकॉप्टर CRM में लद गए। ये जदीद और तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर था। खातून अव्वल बाहर रह गई थी। इसने मुल्तजी अंदाज में ली से कहा, प्लीज़ वो मेमोरी कार्ड मुझे देती जाओ। यकीन रखो अब तुम्हारे यहाँ से निकलने में ज़रा सा भी खतरा नहीं है। ली ने सख्त अंदाज में कहा, कितनी दफ़ा कहाँ है, यहाँ से निकलते उसे ज़ाया कर दूंगी। तुम्हारी खान की ज़िंदगी मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। जाओ नौजवान महबूब के साथ झूला झूलो। आखिर में ली का अंदाज मैंने खेज हो गया था।
खातून अव्वल बेबसी से उंगलियां चटखाने लगी। सारी कहानी इन चंद फिक्रों से ही मेरी समझ में आ गई थी। ली ने महल की खादिमा के तौर पर काम करते हुए न सिर्फ वो मूर्तियाँ चुरा ली थी, बल्कि खातून अव्वल के मुआशके को भी रिकॉर्ड करने में कामयाब हो गई थी, जिसके सबब आज हम वादी मौत से बखैरियत निकलने में कामयाब होने वाले थे। हेलीकॉप्टर फजा में बुलंद हुआ। उसने बेहद तेजी से बुलंदी बढ़ाई और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर गुजरी थी कि हेलीकॉप्टर के ट्रांसमीटर पर एक आवाज़ गूंजी, हेलो रॉजर, किसकी इजाज़त से तुमने उड़ान भरी है? पायलट ने तमस्खुर से कहा, तुम्हारे बाप की। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें उड़ाने का ऑर्डर जारी कर रहा हूँ। पायलट ने नाकाबिले बयान अल्फाज के बाद कहा, तुम्हारी साम मिसाइल की बैटरियों के फ्यूल निकले हुए हैं, तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। ये कहकर पायलट ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और ली के हाथ पर पुरजोश अंदाज में अपना हाथ मारा। अखवी नशीस पर मेरे कदमों में एक बैग पड़ा हुआ था। मैंने इसे खोला तो इसके अंदर सोने के बिस्किट थे। मैंने इसके बारे में इस्तफसार किया तो बोली, ये रॉजर के लिए है। वो दुनिया की रंगीनियों से लुत्फानंदोज होना चाहता है। इसे इस सोने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 घंटे बाद हम महफूज ठिकाने पर थे। 3 दिन बाद मैं नाजो की फैमिली से मिल चुका था। वो महफूज थे। ली से भी मेरी तफसीली बात हुई। उसने मूर्तियों के हवाले से जो कुछ बताया वो मेरे नज़दीक एक मावराई कहानी थी, मगर जब मैंने इन नन्ही सी मूर्तियों को देखा तो एहसास हुआ कि दुनिया में भी बहुत कुछ ऐसा है जो अक्ल गुमान से मावरा है। नाकाबिले यकीन सन्नाई का शाहकार वो मूर्तियाँ किसी नामालूम धात से बनाई गई थी। कभी वो क्रिस्टल की मानिंद इतनी ही शफाफ नजर आती थी कि इनके आर पार से नजर आने लगता था, और कभी वो स्याह पत्थर की सूरत इख्तियार कर जाती थी। इनके आंखों की तरफ देखते हुए दिमाग में चींटियाँ सी रेंगने लग जाती थी। एक हैरत अंगेज बात यह थी कि इन्हें जिस रुख पर भी रखें, थोड़ी देर बाद इनका रुख खुद ब खुद शुमाल की तरफ हो जाता था। मैंने एक मूर्ति की आंखों में झांका तो दिमाग को झटका सा लगा। एक इल्हामी आवाज़ दिमाग में गूंजी, तुम्हारी जिंदगी के एक और हंगामा खेज दौर का आगाज हुआ चाहता है। और दिलो दिमाग इस इल्हामी पेशगोई की तायद कर रहे थे।